आदरणीय दोस्तों, YouTube चैनल भीकाराम डेंडान पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था नल पुराण इतिहास, और नल पुराण इतिहास के मैं आपकी सेवा में 12 भाग सुना चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हुआ हूँ और नल पुराण इतिहास का 13 नंबर का भाग लेकर के आया हूँ। लेकिन 13 नंबर भाग को सुनने से पहले हम नल पुराण इतिहास के 12वें नंबर भाग पे चलते हैं। 12 भाग पे चलते हैं क्योंकि बीच में गैप मिल गया। दोस्तों, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि क्योंकि इस टाइम पे दोनों साख कामकाज की टाइम है, कुछ बीच बीच में दंगल भी आ जाते हैं। इस तरीका से मैं आपको प्रतिदिन वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि प्रतिदिन वीडियो ज़रूर दी जाएगी। इस कारण से मैं आपको 12वें नंबर भाग पे ले चलता हूँ कि 12वें नंबर का भाग जो नल पुराण इतिहास का है, हमने वो कहाँ पे एंड किया। तो दोस्तों, राजा नल है जिसको बासुक नाग एक अंगूठी देता है काया पलट, और वो अपनी काया को पलट के 80 वर्ष का डोकरा बन के नरवरगढ़ के बीच में जाकर के और नल पुराण इतिहास सुना रहा है। और नल पुराण इतिहास सुना देता है तो राजा अपने पुत्र को स्वीकार कर लेता है, और गजमोतिन भी पहचान जाती है कि ये मेरा पति देव है। इधर को राजा प्रथम मंत्रीन को आज्ञा देता है रथ तैयार करके और दक्षिणपुर में जाकर के लच्छी सेठ से मंजा रानी को वापस लेकर के आदर सहित लेकर के और नरवरगढ़ में लेके आ जाता है। और पंडितों से शुभ टाइम देख करके शुभ मुहूर्त निकलवा के और अपना बेटा नल को राज तिलक दे देता है, राज तिलक कर देता है। नरवरगढ़ के राजा नल को बना देता है। अब राजा नल हो जाते हैं। अब 2-4 दिन जब बीत जाने के बाद में एक दिन राजा प्रथम है जो अपनी घरवाड़ी मंजा से कहता है कि हे प्राणन प्यारी, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको अनजाने में बहुत सारे कष्ट दे दिए हैं। मैंने यहाँ की के देश निकाला भी आपको दिलवा दिया, लेकिन विधाता की मर्जी, जल्लादों ने आपको खत्म नहीं किया और मुझे मेरा खोया हुआ परिवार वापस मिल गया। मेरा पुत्र मिल गया, मेरी पुत्र वधू मिल गई, मेरी घरवाड़ी मिल गई। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि हे प्राणन प्यारी, तुम अपने हाथों से भोजन बनाओ और मुझे खिलाओ। इतनी बात जब रानी मंजा के सामने आ जाती है तो रानी मंजा कहती है कि हे प्राणनाथ, मैं पतिव्रता नारी हूँ, और पतिव्रता नारी का धर्म ये होता है कि अपने पति के अलावे दूसरे का मुख देखना भी पसंद नहीं करती। जिसमें तो महाराज मुझे 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में ये घर को छोड़ के, ये नरवरगढ़ को छोड़ के और अंत रही हूँ। न जाने मैंने कितने मुखों के, कितने पुरुषों के मुख देखे हैं। और आपने जब मुझे देश निकाला दिलवाया था, जब जल्लाद मुझे हाथ पकड़ के जंजीरों में बांध के ले गए थे, जल्लादों ने भी मेरे हाथ लगाया और न जाने मैंने किस किस का मुख देखा। इस कारण से मुझे शंका हो रही है कि मैं अब पतिव्रता नारी नहीं हूँ, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका है। इतनी बात को सुनकर के राजा प्रथम, नरवरगढ़ के राजा जो वीरसेन थे, वो कहता है कि प्राणन प्यारी, जिसका हृदय साफ होता है, जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, वो कभी भी अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे 100% विश्वास है कि तुम वास्तव में पतिव्रता नारी हो। लेकिन रानी मंजा अपने पति से कहती है कि प्राणनाथ, मैं इस तरीका से नहीं मानती, क्योंकि हमारे धर्म में, ये सृष्टि लोक में एक नियम चला आ रहा है कि किसी पे कोई मर्डर हो जाता है, गौ हत्या भी हो जाती है, उसके बाद में पंच फैसला यही होता है कि चलो इसको समाज में जब लिया जाए, पहले इसको गंगा स्नान करा दिया जाए। तो गंगा स्नान कराने के बाद में, कैसा भी कांड होने के बाद में व्यक्ति को समाज में लेते हैं। तो प्राणनाथ, मैंने 20 साल तक बाहर रही, न जाने कैसे कैसे कर्म किए हैं,
ये तो मैं ही जानती हूँ कि परमात्मा जानता है, आप नहीं जानते। आपकी शंका का समाधान नहीं हो सकता। इस कारण से मुझे आप गंगा स्नान करवा के लाओ और गंगा स्नान के बाद में मैं आपको खाना खिला सकती हूँ। मेरा धर्म जब बरकरार रहेगा, मैं इस टाइम पे पतिव्रता नारी नहीं हूँ। तो राजा तो अपनी घरवाली को पतिव्रता मानता था, लेकिन रानी के कहने से राजा मंत्रियों को आज्ञा देता है कि मंत्रियों जाओ सेनापति से कहो और सेनापति अपनी जो 60,000 की सेना है उसको तैयार करे और सारी नगरी के प्रत्येक नर नारी से कहो कि गाड़ी घोड़ान की पूर्ण व्यवस्था रहेगी। जो भी गंगा स्नान करने के लिए चलना चाहता है वो मेरे साथ में चल सकता है। मेरे धर्मपत्नी जो पतिव्रता नारी रानी विंध्या है उसको मैं गंगा स्नान करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा प्रथम सारे मंत्री और नगरवासी 60,000 की सेना अब रानी विंध्या और राजा जो नरवरगढ़ को छोड़ करके गंगा घाट पे गंगा स्नान करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि कुछ सेना तो आगे थी राजा से, फिर बीच में रथ रानी विंध्या का और राजा का था, कुछ सेना पीछे थी, कुछ बगल में थी, चारों तरफ की सेना थी, बीच में राजा रानी थे। इस तरीका से 1-2 दिन के बाद में वो गंगा घाट पे पहुंच जाते हैं और गंगा घाट में जाकर के अपना डेरा लगाते हैं, अपनी सेना को रोकते हैं, अपना तंबू लगाते हैं। राजा ने के एक नियम है कि जब गंगा स्नान करने के लिए सेना सहित जाते थे तो वो घर की तरह से दरबार भी लगाया करते थे। न जाने 2-4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, इस तरीका से वो नित्य प्रतिदिन दरबार लगा करके और मंत्रियों से सलाह मशवरा भी करते थे। इस तरीका से राजा प्रथम अब गंगा घाट पे जाकर के अपनी सेना को रोक करके पड़ाव दे देता है, दरबार भी लगाता है। अब रानी विंध्या कहती है कि हे प्राणनाथ कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए। तो राजा पंडितों से शुभ मुहूर्त निकलवा करके रानी विंध्या गंगा में स्नान करती है। इधर को रानी विंध्या गंगा में स्नान करती है और गंगा मैया से कहती है कि हे गंगा मैया, अगर मैं पवित्र हूँ, मेरा पतिव्रत धर्म बरकरार है, मैंने खंडित नहीं किया है, तो मुझे प्राण दान दीजिए, मुझे जीवित रखिए। अगर मेरे के साथ में किसी प्रकार की अगर कोई कमी कोई त्रुटि हो गई हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो गंगा मैया मुझे ये गंगा में डुबे करके मेरे प्राणों को ले लीजिए। लेकिन रानी विंध्या तो पतिव्रता नारी थी, गंगा मैया उसके प्राण कैसे हर सकती है? गंगा मैया उसके प्राण नहीं हर सकती है। और डुबकी लगाने के बाद में भी 3 बार डुबकी लगाई, लेकिन रानी विंध्या सुरक्षित बाहर निकल आती है। तो रानी विंध्या के भी विश्वास हो जाता है कि मेरा पतिव्रत धर्म है जो आज भी सुरक्षित है, और वो अपने तंबू में अपने डेरे में आ जाती है। गंगा में स्नान करने के बाद में अपने वस्त्र बदलती है और वस्त्र बदलने के बाद में राजा प्रथम से कहती है कि महाराज मैंने गंगा स्नान कर लिया है, लेकिन मेरा मन ललचा रहा है, मेरा जीव है जो ये कहता है कि कोई नाव मंगाई जाए और नाव में बैठ करके मैं गंगा में सैर करूंगी, गंगा को घूम के देखूंगी। तो राजा का आदेश तुरंत एक मल्लाह को बुलाता है, एक केवटिया को बुलाता है, एक नाव चलाने वाले को बुलाता है और नाव चलाने वाला रानी विंध्या को बैठा करके और गंगा मैया में घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन दोस्तों सोमवती मावस का पर्व था। सोमवती मावस का जब पर्व आता है तो आज भी सारे संसार में सारी पब्लिक गंगा स्नान करने की बात सोचती हैं, लेकिन कोई तो अपने घर गृहस्थी में काम होने के कारण नहीं जा पाता, किसी के पास में पैसा की समस्या रहती है, गरीबी रहती है, इसके कारण से नहीं जा पाता, और कोई जिसके पास में सर्वगुण संपन्न है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो आज भी पब्लिक गंगा स्नान करने के लिए सोमवती मावस के पर्व पर जरूर जाते हैं। इधर को जब सोमवती मावस थी तो नरवरगढ़ के चारों तरफ जो 52 रजवाड़े थे, 52 गढ़ थे, वो 52 गढ़ के प्रत्येक राजा अपनी सेना को लेकर के, किसी के पास में 10,000 की, किसी के पास में 20,000 की, किसी के पास में 30,000 की, किसी के पास में 40,000 की, किसी के पास में जितनी जो भी सेना थी उसको लेकर के प्रत्येक राजा 52 गढ़ के 52 राजा है जो अपनी अपनी सेना को सजा करके गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं और अलग अलग जगह अपने डेरे डाल लेते हैं, तंबू लगाते हैं, अपने दरबार लगाते हैं।
तो इधर को कंपिलगढ़ के राजा जिसका नाम है फूल सिंह पंजाबी, जो कंपलगढ़ के राजा फूल सिंह पंजाबी भी गंगा स्नान करने के लिए चला जाता है और उसके एक सुंदरी बेटी थी जिसका नाम सरवती था। वो शादी योग्य भी थी, नौजवान भी थी। वो भी गंगा स्नान करती है और गंगा स्नान करने के बाद में अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं भी गंगा में घूमना चाहती हूँ, मुझे एक नाव बुलाइए। तो अब नाव आ जाती है और नाव में बैठ करके फूल सिंह पंजाबी की जो बेटी थी वो सरवती, वो पुत्री, वो नाव में बैठ करके गंगा स्नान करने के लिए, गंगा में घूमने के लिए चली जाती है। अब देखो विधि का विधान, होनी का संयोग। और इधर को तो राजा जो प्रथम की घरवाड़ी थी, धर्म पत्नी थी, वो भी नाव में बैठ करके गंगा में घूम रही है और इधर को फूल सिंह पंजाबी की बेटी भी गंगा में घूम रही है। और दोनों नाव आगे चल करके धीरे धीरे पास में आ जाती हैं और इधर को एक पानी का ऐसा भंवर पड़ता है, ऐसा एक जाल रचता है जिसमें दोनों नाव फंस जाती हैं। दोनों नाव फंस जाती हैं, आपस में टक्कर भी होती है, उल्ट पुल्ट होने की भी समस्या आ जाती है। लेकिन मलाह है जो चतर थे और विधि का विधान ऐसे ही था, दोनों मलाह अपनी अपनी नावों को, अपनी अपनी सवारियों को संभाल लेते हैं, किसी को भी समस्या नहीं आने देते हैं। जब वो भंवर से बाहर निकलती हैं तो इधर को फूल सिंह पंजाबी की जो बेटी थी वो रानी मंजा से कहती है कि महारानी तुम किस देश की हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस राजा की पत्नी हो, कहाँ से आई हो, तुमने मेरी नाव को टक्कर क्यों मारा। तो अब रानी मंजा कहती है कि हे बेटी, मैं राजा प्रथम की घरवाड़ी, मैं राजा प्रथम की धर्म पत्नी हूँ, मेरा नाम मंजा है और मैंने आपकी नाव को टक्कर नहीं मारा है। ये मला से पूछ सकती हो क्योंकि ये तो पानी का भंवर पड़ गया, इस कारण से दोनों नाव टकरा गई। लेकिन फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवती के अभिमान था, वो कहती है कि तुमने जबरदस्ती मेरी नाव में टक्कर मारी है, मुझे डुबाने की कोशिश की है। तो इतनी बात को सुनकर के रानी मंजा भी, एक पतिव्रता नारी थी, उसको गुस्सा आ जाता है कि बेटी मैंने तेरी नाव को टक्कर चला के नहीं मारा है, पानी का भंवर था और इतनी तू सुंदर है, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। आज मेरा पुत्र मेरे पास में नहीं है, अगर मेरा पुत्र मेरे पास में होता तो तेरे से शादी करके और मेरी बहू बना के और मैं तुझे नरवरगढ़ को ले जाती। इतनी बात को सुनकर के फूल सिंह पंजाबी की जो बेटी सरवती थी वो और नाराज हो जाती है और पतिव्रता नारी रानी मंजा से कहती है कि तेरी क्या औकात है, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, सुंदरी हूँ, शादी के योग्य हूँ और मैं ऐरे गहरे से शादी नहीं करना चाहती। नरवरगढ़ क्या है, मेरे सामने क्या है, मैं वीरों से भरी हुई हूँ, जादू में सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे पिताजी हैं फूल सिंह पंजाबी, वो काली के भक्त हैं, साक्षात काली माँ उनका साथ देती है, समर्थन करती है और मेरे पिताजी तो कोई ऐसे राजा के साथ में शादी करेंगे जिसकी सारी सृष्टि पे चर्चा हो रही हो। तेरा बेटा क्या औकात रखता है मेरे सामने, तेरे बेटे की क्या गूदड़ी है। इधर को रानी मंजा को फिर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बेटी ये बात का पता तो जब ही चलता जब मेरा बेटा तेरे पास में होता। पहली बात तो तू उसको देख करके ही मोहित हो जाती, तू बिना शादी ही उसके पीछे भगने के लिए तैयार हो जाती और इधर को अगर तू मना भी करती तो मेरा बेटा जबरदस्ती तेरे से शादी कर सकता था, क्योंकि वो भी बलवान योद्धा है, अरे परम सुंदर है, उसका भी सारा संसार नाम जानता है। आपस में इस तरीका का विवाद होता है और विवाद होने के बाद में फूल सिंह पंजाबी की बेटी अपने मला से कहती है कि मला मेरे शिविर में इसलिए मेरे पिता के पास में मुझे पहुंचा दिए। और इधर को रानी मंजा भी अपने मला से कहती है कि मुझे भी मेरे शिविर में पहुंचा दीजिए। तो रानी मंजा भी अपना जो शिविर लगा हुआ था, तंबू लगे हुए थे गंगा के घाट पे, वहां आ जाती है और इधर को फूल सिंह पंजाबी की बेटी जो सरवती थी वो भी अपने पिता के पास में पहुंच जाती है। तो दोस्तों जैसे ही वो नाव से उतरती है और अपने पिता के सामने क्रोधित होकर के गुस्सा करके कहती है कि पिताजी तुम्हारी संसार सागर में कोई औकात नहीं है, अभी मैं गंगा मैया में डूब के और मरने के लिए जा रही हूँ। इधर को फूल सिंह पंजाबी कहता है कि बेटी बात बताओ, बात क्या है, किसी ने अंगली उठा के देखा तो मैं हाथ कटवा दूंगा, अगर किसी ने नैन उठा के देखा तो दोनों नैनों को फोड़वा दूंगा, बात क्या है। तो सरवती कहती है कि पिताजी अगर इतना
ही तू बलवान है, ताकतवर है। तो कोई नरवरगढ़ है हमारे बीच में, हमारे आसपास पर कोई नरवरगढ़ है, छोटा सा गढ़ है, और उसके राजा प्रथम है और उनकी घरवाली रानी मंजा है। और रानी मंजा ने मेरे से ये कहा कि तू कौन की लड़की है, मेरे सामने क्या औकात रखती है। आज मेरा पुत्र नल होता तो तुझे जबरदस्ती शादी करके और मेरी बहू बना के ले जाता। इतनी बात को सुनकर के फूल सिंह पंजाबी को गुस्सा आ जाता है और पंजाबी को गुस्सा आकर के वो एक पत्रकार को, लिखने वाले को, लेखक को बुलाता है और लेखक को बुला के अपने दरबार में लिखता है कि लेखक ये लिखिए कि नरवरगढ़ के राजा प्रथम को फूल सिंह पंजाबी का राम राम मालूम होवे, और उसके बाद में ये लिखना कि हे नरवरगढ़ के राजा प्रथम, तुम्हारी रानी मंजा ने मेरी बेटी का अपमान किया है। या तो आकर के रानी मंजा और राजा प्रथम दोनों आकर के मेरी बेटी से माफी मांगे, चरण स्पर्श करें। अगर माफी नहीं मांगे, चरण स्पर्श नहीं करें तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। इस तरीका से फूल सिंह पंजाबी के कहने से वो लेखक था, वो एक लेख लिखता है, एक पत्रिका लिखता है, और पत्रिका लिख करके फूल सिंह पंजाबी एक दूत को बुलाता है, एक संदेश वाहक को बुलाता है और संदेश वाहक से कहता है कि जा और जा करके जो नरवरगढ़ का राजा प्रथम का डेरा लगा हुआ है उसके दरबार में ये पत्रिका को पहुंचा के। हाँ, तो दोस्तों अब वो संदेश वाहक दूत है जो जहां पर नरवरगढ़ के राजा प्रथम का डेरा लगा हुआ था वहां पे पहुंच जाता है और वहां के भूपाल राजा प्रथम को जाकर के वो पत्रिका को दे देता है। राजा प्रथम पत्रिका को पढ़ता है, रानी मंजा को बुलाता है, रानी मंजा से पूछता है कि रानी एक बात बताइए, किसी लड़की से तुम्हारी टकरार हो गई? बोले हाँ हो गई। तो अब रानी मंजा की बात को सुनकर के राजा प्रथम पत्रिका को पढ़ करके दूत से कहता है कि दूत जा करके तुम्हारे राजा फूल सिंह पंजाबी से कह देना कि रानी मेरी मंजा जो घरवाड़ी है वो पतिव्रता नारी है, उसने कह दिया वो परम सत्य है, अटल है। अगर मेरा बेटा आज होता तो फूल सिंह पंजाबी की बेटी को जबरदस्ती शादी करके, या तो उसको देख करके वो मोहित ही हो जाती, अगर मोहित भी नहीं होती तो जबरदस्त शादी करके उठा करके मेरा बेटा ले जाने में समर्थ है। इतनी बात को सुन करके वो दूत भी मन में विचार करता है कि ये भी कोई साधारण राजा नहीं है। इधर को राजा प्रथम कहता है कि जा दूत और जा करके कह देना तुम्हारे फूल सिंह पंजाबी से कि राजा प्रथम है नरवरगढ़ का, वो हार मानने वाला नहीं है। रानी मंजा ने कह दिया वो सत्य है, अपनी सेना को सजा लीजिए और मैं भी मेरी सेना को तैयार करता हूं, हम युद्ध करेंगे और युद्ध करके मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरी रानी ने कह दिया वो सत्य है कि वो फूल सिंह की पंजाबी की बेटी है जो सरवती, वो मेरे बेटे की बहू आके बनेगी, मेरे बेटे की घरवाड़ी आके बनेगी, मुझे रोटी पका के देगी, मुझे नहाने के लिए पानी भी भरेगी, मेरा कपड़ा भी धोएगी और मैं अपने बेटे से कहूंगा और उससे वो शादी करेगा। तो अब दूत वापस चला जाता है और दूत जाकर के और फूल सिंह पंजाबी से कहता है, पंजाबी पूछता है कि दूत ये बताइए कि नरवरगढ़ के राजा ने क्या कहा? कि महाराज वो नरवरगढ़ के राजा हैं, साधारण इंसान नहीं है, बड़े बलवान लगते हैं, 60,000 की सेना उसके पास में है और उसने कह दिया कि मेरी रानी ने जो कह दिया वो परम सत्य है, अटल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, किसी प्रकार से वो हार नहीं मानने वाला है। उसने ये कहा है कि अगर फूल सिंह पंजाबी लड़ेगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, अगर बात करेगा तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, और वो आपस में संधि बनेगा तो मैं संधि भी बनाने के लिए तैयार हूं। अगर वो किसी भी प्रकार की बातों में नहीं आएगा और मेरे से बैर भाव रखेगा तो मैं लड़ाई करूंगा और लड़ाई करके और फूल सिंह पंजाबी को खत्म करूंगा, बंदी बनाऊंगा और उसके साथ में जो उसकी बेटी है सरवती उसकी शादी करके मेरे बेटे के ले जाऊंगा। मेरा बेटा और उसकी बेटी के अच्छे मेल हैं और उनकी जोड़ी भी अच्छी है। तो दोस्तों इतनी बात को सुनकर के फूल सिंह पंजाबी भी नाराज हो जाता है और इधर उसकी बेटी भी नाराज हो जाती है और नाराज होकर के पिताजी से कहती है कि पिताजी चाहे कुछ भी होए लेकिन मैं राजा प्रथम
जो नरवरगढ़ का राजा है उसका बेटा नल बताया, उसके साथ में कभी भी शादी नहीं करूंगी। और पिताजी तू भी काली का भक्त है, काली तेरा साथ देती है काली माँ, और मैं भी जादू विद्या में सर्वगुण संपन्न हूँ, 14 विद्या निधान हूँ, मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी हार नहीं आने दूंगी, तुम्हारा शीश नहीं झुकने दूंगी। तुम्हारे पास में सेना कम है ये मैं जानती हूँ, उसके पास में 60,000 की सेना है, लेकिन 60,000 की सेना और रानी मंजा को और राजे प्रथम को मैं अकेली बहुत हूं, अकेली महंगी पड़ूंगी, अकेली भारी पड़ूंगी, तेरी सेना तो बची रहेगी। तो दोस्तों अब ये प्रसंग 20 मिनट का हो चुका है और ज़्यादा लंबा प्रसंग को सारे श्रोतागण सुनना कम पसंद करते हैं, तो जब तक के लिए मैं ये प्रसंग को यहीं रोकता हूँ और इसके बाद में मैं आपको जो नलपुराण इतिहास का 14वां भाग है उसमें उसकी आगे की कथा सुनाऊंगा। तो दोस्तों ये नलपुराण इतिहास का 13 भाग है। जब तक के लिए राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत।